देश के 5 राज्यों में हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए हैं। उन विधानसभा चुनाव में जिन चुनाव ने सबसे ज़्यादा अपनी ओर लोगों का आकर्षण जीता है वो है बंगाल विधानसभा चुनाव। किन मायने में मैं आपको बता दूं कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री है सुवेंदु अधिकारी, पहले वो टीएमसी के मंत्री थे, अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री फिलहाल सम्राट चौधरी हैं और इसके पहले वो आरजेडी में थे। वहीं तीसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, जो पहले कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अभी भाजपा में हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो मंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री हैं, वो पहले किसी दूसरे दल के नेता हुआ करते थे और अभी वो भाजपा में शामिल हैं। और बंगाल विधानसभा चुनाव जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी है, और उसमें भी एक नेता जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खी बटोरी, वो है झारखंड के कद्दावर नेता चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन पहले जेएमएम के नेता थे और अभी फिलहाल वो भाजपा के कद्दावर नेता है। उन्हें 30 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें 28 विधानसभा सीटों में उनके नेतृत्व में भाजपा सीट जीत चुकी है। और जब से वहां भाजपा सीट जीती है, चंपाई सोरेन की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ते जा रही है और केंद्र में उनका जो तवज्जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसी कड़ी में वो झारखंड के अनेक मुद्दों को सेंट्रल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बंगाल चुनाव जब से हुआ है तो उसका इम्पैक्ट हमको लगता है पूरे देश के स्तर पर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है झारखंड में किस तरीके से वो चुनाव अपना प्रभाव छोड़ रहा है? देखिए सृष्टि, जब जब झारखंड की हम चर्चा करते हैं तो कई बातों का जिक्र होता है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए और आपने जिक्र किया जिन राज्यों का, खास करके बंगाल का, बिहार का और असम का, इन तीनों राज्यों की बातचीत की जाए तो जो बीजेपी के कद्दावर नेता जो वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, वो पहले दूसरे दल में थे और दूसरे दल के से आए नेताओं को केंद्र ने, खास करके बीजेपी की केंद्रीय कमेटी ने तवज्जो देते हुए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब झारखंड को लेकर चर्चा तेज हो गई है, खास करके आपने चंपई का भी नाम लिया। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से चंपई सोरेन को लेकर कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन बड़ी तेज़ी से प्रदेश में और ख़ास करके राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में काफ़ी काम कर रहे हैं। एक ट्वीट जो निशिकांत का, दुबे का, अर्जुन मुंडा का, वो भी आया था हाल के दिनों में, कई संकेत दे रहे थे। अभी की बातचीत की जाए तो अभी जो मुद्दा सामने आया है उसमें एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि जो धर्मांतरण का मुद्दा। तो झारखंड में जब राजनीति की बात आती है, हम लोग जब जब चर्चा करते हैं तो कोई ऐसे मुद्दे पे बातचीत करते हैं जब ये कहा जाता है कि इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े जा सकते हैं, राजनीतिक दल अपनी मजबूती कर सकती है, ज़मीन को मजबूत कर सकती है, वोटरों को आकर्षित कर सकती है। तो आदिवासियों के हक और अधिकार की जब बात आती है तो फिलहाल धर्मांतरण का मुद्दा तेज़ी से सामने आया है और चंपई सोरेन ने अभी एक ट्वीट किया है। हालांकि वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, किसी समाज सेवी से भी जुड़ा हुआ ये मामला था, उन्होंने ही शायद ये याचिका दायर की थी जिसको चंपाई सोरेन ने ट्वीट किया है। हाँ, ये पूरी बात अगर जानने की कोशिश की जाए तो एक समाज सेवी की तरफ से PIL दाखिल किया गया है हाईकोर्ट में और उसके अंदर ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो आदिवासी हैं, जो कन्वर्टेड हो रहे हैं, यानी कि जो कन्वर्ट करने के बाद से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं, वो आरक्षण का लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़े किए गए हैं चंपई सोरेन की तरफ से। और इस मामले को उन्होंने एक बार आगे रखते हुए कहा है कि अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, यानी कि रिजर्व सीट पर ना तो चुनाव लड़ सकता है, ना तो रिजर्वेशन के तहत जो उनको लाभ मिलना है उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, जो बदल दिए हैं। मतलब और आपका ये कहना है कि अनुसूचित जाति की कैटेगरी में वो नहीं आएंगे अगर वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ये बेसिकली जो बातचीत हो रही है, ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी वोट, मतलब ST, अनुसूचित जनजाति के लोग अब ईसाई में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको वहाँ पे आदिवासी सीट का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। अब ये राजनीतिक रूप से किस तरीके से देखा जा रहा है, इस पर बड़ा गौर करने वाली बात होगी। जब मुद्दे आते हैं तो निश्चित तौर पे राज्य में मुद्दे आए। 24 के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आया, बंगाल में तो कारगर हुआ, असम में भी कारगर होता नजर आया, लेकिन ये मुद्दा झारखंड में पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था और यहाँ सरना कोड का मामला सामने आया था और उसको लेकर हेमंत सोरेन ने अपनी बड़ी जीत हासिल की थी। तो आज की बातचीत की जाए, आज के परिवेश में अगर बीजेपी की बातचीत की जाए तो ये मुद्दा धर्मांतरण का बड़ी तेज़ी से सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का इस दिशा में ध्यान जा रहा है कि आखिर झारखंड में कौन सा मुद्दा होगा जो बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक के तहत जोड़ने का कोशिश कर सकता है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं सामने आता नजर आ रहा है और चंपई सोरेन ने इस एक ट्वीट के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को और पूरी राजनीति को एक बार फिर से बदलने की कोशिश की है और कोशिश की है कि इस मुद्दे को लेकर अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आदिवासी वोट बैंक जो बीजेपी से खिसक गया है वो
वापस आ सकता है। तो इस पे अब चर्चा तेज हो गई है। ठीक है, किसी मंत्री को लेके भी ये चर्चा की गई है कि वो मंत्री फिलहाल ईसाई हैं, तो फिर वो किस तरीके से मंत्रिमंडल में जगह बना पाती हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हालांकि मंत्री का नाम उन्होंने नहीं लिया है सार्वजनिक तौर पे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राज्य में पहले से ये सारी चीज़ें चल रही थी और इस पे चर्चा होती थी। आपने देखा होगा कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो एक बिल लाया गया था, धर्मांतरण बिल जिसे कहते हैं। उसमें कई क्लाउज डाले गए थे और इसको कहीं ना कहीं सब जब सामने रखा गया था तो काफ़ी विरोध हुआ था, कई चीज़ें सामने आई थी और इस पर अभी भी विवाद जारी है। हालांकि मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, इसका विधिवत कहीं ना कहीं आकलन किया जाएगा और कोई ना कोई एक फैसला आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही फैसला एक आ चुका है। पहले 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसी साल आया था 24 मार्च को, और उसके पहले 27 नवंबर को आया था। धर्म परिवर्तन के बाद से आरक्षण का लाभ कैसे होगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं उसका पालन नहीं होने का भी जिक्र किया जा रहा है। तो ये मुद्दा अब तेज़ी से झारखंड में उभरता नजर आ रहा है और मुझे जो जानकारियाँ मिल पा रही हैं कि चंपई सोरेन को खास करके इस बारे में बताया जा रहा है, केंद्र की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आदिवासी जो कन्वर्टेड हो गए हैं उनके माध्यम से इस मुद्दे को रखा जाए, आदिवासियों को संरक्षित किया जाए, उनको बचाने की कोशिश की जाए और जो कन्वर्ट हो रहे हैं उस पर रोक लगाने की बात की जाए। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अब आगे बढ़ने जा रही है और इसी पे कहीं ना कहीं अब राजनीति कहीं उभरती नजर आ रही है और इस पे हो सकता है कि बीजेपी के अंदर खाने में भी चर्चा तेज है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है सर। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये साफ साफ शब्दों में कह दिया गया था कि अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, यानी कि हिंदू से आप अगर क्रिश्चियन बनते हैं, तो आप अगर फिर भी आरक्षण की मांग उठाते हैं तो ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, यही तो मामला है, इसी मुद्दे पे अब चर्चा होने लगी है और मुझे लगता है कि चंपई सोरेन ने इस बात को अपने ट्वीट के माध्यम से जो रखा है सामने, उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है और इस पर तवज्जो दी जा रही है। आपने देखा होगा कि निशिकांत दुबे का हम लोगों ने भी उस पर बातचीत की थी। निशिकांत ने एक संकेत दिए थे कि बाहर से आए नेताओं का किस तरीके से कद बढ़ता जा रहा है अगर आपस में तालमेल नहीं करते हैं, जो पहले से बीजेपी में हैं या फिर बीजेपी के कैडर के रूप में जाने जाते हैं, अगर वो एकजुट नहीं होते हैं तो बाहर के नेता आएंगे और कहीं ना कहीं हावी होते नजर आएंगे। तो अब वो समय आता नज़र आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव में समय है, काफ़ी वक्त है, लेकिन झारखंड बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को समेटने की कोशिश कर सके। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं जो इस तरीके से चंपई सोरेन ले जा रहे हैं और केंद्र में भी इसकी भूमिका नजर आ रही है, केंद्र भी इस पर समर्थन देता नजर आ रहा है। तो मेरे जो जानकारियाँ आई हैं, मेरी जो बातचीत हो रही थी, उसमें ये बात ज़रूर सामने आया है कि अगले चुनाव में इस मुद्दे को लेकर आदिवासी वोट बैंक को सहेजने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से। कितना असर होगा, कितना कामयाब होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात और साफ साफ आता नजर आ रहा है कि जो जेएमएम से आए हैं चंपई सोरेन, अब उनकी भूमिका अहम होती जा रही है झारखंड जैसे राज्य में। और कई ऐसे नेता जो पहले से यहाँ पे बीजेपी मौजूद हैं, उनका कद हो सकता है कि छोटा होता जाएगा, क्योंकि कई बड़े मुद्दे जब आए, जब कई मामले आए, वहाँ पे ये लोग कारगर रूप से पार्टी के हित में तेज़ी से काम नहीं कर पाए और वहाँ पे जो सफलता हासिल करनी थी वो नहीं की जा सकी, जिसको लेकर अभी बीजेपी के जो केंद्र के नेता हैं वो पूरी तरह से समझना चाह रहे हैं कि झारखंड में किन किन नेताओं को आगे बढ़ाया जाए और किन के नेतृत्व में आगे कहीं ना कहीं राजनीति की जाए। सर, अभी आपने बात की कि जिस तरीके से चंपई सोरेन के ओहदे में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो आपने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी वैल्यू शायद घट सकती है आने वाले समय में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो नेता कौन हो सकते हैं, आप नाम बताएंगे हमें? देखिए सृष्टि, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बातचीत की थी इस मुद्दे पे, जिसमें निशिकांत के ट्वीट को भी चर्चा की गई थी, अर्जुन मुंडा के मुद्दे की भी बातचीत की गई थी। तो फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां राज्य में दिखाई पड़ रही हैं, जो गुटबाजी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो जो गुट काम कर रहा है अलग अलग, चाहे अर्जुन मुंडा की बातचीत की जाए, रघुवर दास के गुट की बातचीत की जाए, बाबूलाल मरांडी के गुट की बात की जाए, दीपक प्रकाश के गुट की बातचीत की जाए, या फिर वर्तमान अध्यक्ष आदित्य साहू की बातचीत की जाए, तो कई टुकड़ों में बटा नजर आता है। मुद्दे उनके पास जो नज़र आ रहे हैं उससे राजनीति आगे बढ़ती हुई केंद्र को नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी रघुवर दास की जो चर्चा हो रही है, रघुवर दास ने एक बड़ा फैसला तब लिया था जब कहा जा रहा था कि धर्मांतरण बिल लाया था और उसके तहत कई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की थी, तो उनको लेकर भी चर्चा है। चंपई सोरेन जिस तरीके से बंगाल चुनाव पे असर डाले हैं और वहाँ भी इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की है, तो काफ़ी वोट बैंक को समेटा है उन्होंने। झारखंड में अब मुद्दा जो बच रहा है, दिखाई पड़ रहा है, वो आदिवासियों
को संरक्षित करने की बात आ रही है, क्योंकि आदिवासी सीटें घटने की भी बात आ रही हैं, आदिवासियों की जनसंख्या भी कम होने जा रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई इलाकों में आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं, और साथ साथ काफ़ी कुछ इस पर चर्चा हो रही है। फिर परिसीमन की बात आएगी, फिर सीटों की संख्या को लेकर बातचीत आएगी, तो कई मुद्दे एक साथ जुड़ते नजर आएंगे। और ऐसे में बीजेपी के सामने, केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि तमाम राज्यों, खास करके आप देखें सटे जितने राज्य हैं झारखंड से, उन सारे जगहों पे बीजेपी का नेतृत्व आ गया है और सिर्फ बीच में झारखंड बचा है। तो झारखंड जैसे राज्य में किस तरीके से बीजेपी अपने वर्चस्व को कायम करे, वहाँ सरकार बना सके, इस दिशा में तेज़ी से बातचीत शुरू हो गई है। और इसके लिए कौन नेता कारगर हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा आदिवासियों के बीच से आ रहा है जिस पर बीजेपी की टीम काम कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, लेकिन थोड़ा वक्त है ज़रूर। और अभी की बातचीत की जाए तो आपने जैसा जिक्र किया कि चंपई सोरेन का कद बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन कई बड़े दिग्गज नेताओं का कद हो सकता है कि आने वाले समय में छोटा दिखाई पड़ेगा, जिस पे राजनीति तेजी से आगे बढ़ेगी। हर राज्य का अपना एक मुद्दा होता है, एक या कई सारे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर राजनीति होती है। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब विधानसभा की भी तैयारियां शुरू हो गई, हालांकि वो 2029 में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है, आने वाले समय में झारखंड का जो राजनीतिक माहौल होगा वो बहुत अलग तरह का होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में झारखंड में वो कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर राजनीति बहुत तेवर तरीके से होगी? देखिए, ये राज्य जो झारखंड का गठन हुआ है, आंदोलन की उपज है, हक और अधिकार की लड़ाई के बाद इसके सामने आया राज्य। मुद्दे कई हैं, खास करके आप देख सकती हैं कि जो आदिवासियों के हक अधिकार, आदिवासियों और मूलवासियों, मैं बार बार इस बात की भी चर्चा करता हूँ, लोग आदिवासी राज्य कहते हैं कि आदिवासी राज्य, बट यहाँ मूलवासियों की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। तो आदिवासी और मूलवासियों के हक और अधिकार को लेकर इस राज्य का गठन किया गया था। मुद्दे काफ़ी हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासियों को बचाने के लिए, उनकी ज़मीन को बचाने के लिए CNT और SPT एक्ट है, इस पर अभी भी बहस जारी है। इसके साथ साथ पेशा कानून को लेकर आप देख सकते हैं कि आदिवासियों के हक और अधिकार की बात आती है, लगातार बातें चल रही हैं। अभी भी कहा जाता है उस पर, अभी जो बिल लाया गया उसको पारित भी कराया गया, उसको कैसे ज़मीनी स्तर पर उतारा जाएगा, इस पर बड़ी तेज़ी से बहस है। सरना कोड, जिस तरीके से आदिवासियों को जोड़ा गया सरना कोड के माध्यम से, कि सरना धर्म को पालन कैसे किया जा सकता है, बड़ी बहस की बात आती है सरना कोड को लेकर जब बातचीत करते हैं। और इसके साथ साथ आपने कहा बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा हुई है हाल के दिनों में। अब चारों तरफ बंगाल के बॉर्डर को आप देखेंगे, बंगाल से सटे झारखंड के जो इलाके हैं वहाँ पे अब तेज़ी से सरगर्मी बढ़ गई है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जाए। बंगाल, असम, बाकी राज्यों से वे यहाँ नहीं पहुँच पाए। ये सारे मुद्दे चलते रहेंगे। ज़मीनी स्तर पर धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा लंबे समय से यहाँ का रहा है, और अब जाकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि चुनाव में इस मुद्दे को लेकर बातचीत होगी। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि जो बाकी के जो OBC वोट बैंक है उस पर भी तेज़ी से राजनीति होगी। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन तेजी से राजनीति हो गई या फिर OBC पर राजनीति होनी शुरू हो गई है? हो गई है। अब बंगाल चुनाव में जिस तरीके से अब चर्चा हो गई कि वोटरों का भी फैक्टर देखा गया, राज्य में पहले से आंदोलन चल रहे हैं। गृह मंत्री ने एक बार जिक्र किया इनका कि कुर्मी को उनका फ़ायदा दिया जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ जहाँ पे मिलना होगा दिया जाएगा, और उस दिशा में उन्होंने उनके बयान के माध्यम से तेज़ी से बातचीत भी हो रही है। कांग्रेस खेमे में आप ये देख रही हैं कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, वो कुर्मी जाति से आते हैं, तो कांग्रेस में भी डर है कि अगर कुर्मी को हटाया गया तो शायद कुर्मी वोट बैंक खिसक जाएगा। NDA में सुदेश महतो अपनी पार्टी को लेकर पहले से बने हुए हैं, उनकी एक वोट बैंक की बात आती है। हाल के दिनों में जयराम महतो की बातचीत की जाए, उनकी भी चर्चा हो रही है कि कुर्मी वोट को सहेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें, राजनीतिक मुद्दे जरूर आएंगे, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी नज़र आ रही है कि आदिवासी वोट बैंक को कैसे सहेजा जाए, कैसे समेटा जाए, जो बिखरता जा रहा है, और उसको फिर से वापस लाने के लिए कौन सा मुद्दा होगा। तो मुझे लगता है कि आदिवासी वोट बैंक को समेटने के लिए धर्मांतरण रोकने का मुद्दा है, जो कि चंपई सोरेन मुखरता से उठा रहे हैं। इस मुद्दे को सामने रखकर आगे की राजनीति तेजी से बढ़ सकती है। हमने मुद्दों की बात की कि आने वाले राजनीति में कौन कौन से मुद्दे जो होंगे वो कारगर साबित होंगे। एक अहम सवाल और आखिरी सवाल मेरा ये होगा सर कि अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग मुद्दे काम करते हैं। आपको क्या लगता है झारखंड में वो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर के जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई यहाँ शुरू से रही है। माइंस मिनरल्स को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे काम हुए हैं, इसका अधिकार और साथ साथ उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया है। पलायन, विस्थापन, रोजगार, ये पहले से सवाल खड़े किए जाते थे। सबसे अहम बात एक और कही जाती है कि आदिवासी इलाके हैं, चाहे पिछड़े जो इलाके रहे हैं, वहाँ पे जागरूकता की कमी
और बाकी जिस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात, ये सारे मुद्दे पे बातचीत होती रहती थी। और साथ साथ आदिवासियों के हक और अधिकार, कई चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं जो उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं, परंपरा से जुड़ी हैं, जिसका लाभ उनको मिलता रहना चाहिए। इसकी लड़ाई लंबे समय से चलती आई है। तो ये सारे मुद्दे तो चलते आए हैं। आप देख रही होंगी कि हाल के दिनों में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहल की और नक्सलवादियों का खात्मा किया, नक्सली खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो अब वो भी एक बड़ा मुद्दा था जिस पर काम किया जाए, लेकिन अब चुनौती ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर नक्सल खत्म होते हैं तो जहाँ पर विकास की धारा नहीं पहुँच पाई है, वहाँ किस तरीके से विकास पहुँचेगी केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। और सिर्फ नक्सली खात्मे की बात नहीं कही जा सकती, उस पर काम करके वहाँ के लोगों को विकसित बनाना, वहाँ के लोगों को जागरूक बनाना एक बड़ा कर्तव्य होगा सरकार का। तो अभी कई मुद्दे आएंगे, अब राजनीति किस ओर जाएगी, राजनीति किस ओर करवट बदलेगी और इन मुद्दों को लेकर क्या क्या बातचीत होगी, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इन सारे मुद्दों को लेकर राजनीति गर्म है फिलहाल, और हो सकता है कि इस पर आप आने वाले समय में आप चर्चा देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। झारखंड की राजनीति और जो सियासी अभी वातावरण है वो पूरी तरीके से अभी अलग मोड में चल रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड में अब लोग समझदारी के साथ राजनीति में उतर रहे हैं, और लोग समझदारी के साथ राजनीति को अपने दृष्टिकोण से देख भी रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे कारगर साबित होंगे और कौन कौन से मुद्दों को लेकर आगे राजनीति होगी, इस पर हमारी चर्चा हुई हमारे सीनियर राकेश सर के साथ। आगे और भी हम राजनीतिक चर्चाओं के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। आप देखते रहिए TV45, मैं थी आपके साथ सृष्टि।